गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपके सामने है JCRT के द्वारा जारी मॉडल सेट 5 और उसका सलूशन आज मैं आपको बताने वाला हूं, उसके आंसर बताने वाला हूं। ये कक्षा 10 के लिए जो विज्ञान विषय है उसमें 40 नंबर के सवाल पूछे जाने हैं। फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में 40 नंबर के सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में पूछे जाने हैं। ये मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ। और ये 80 नंबर के थियोरेटिकल एग्ज़ाम होने हैं और 20 मार्क्स के जो देने हैं वो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू आपको मिलने वाले हैं। और वो इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क्स मिलना है वो सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में मिलेगा, जो कि मार्च अप्रैल में होने वाला है। तो सभी सेट में अगर आप 5 सेट को गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन का एक सर्टेन पैटर्न है। उस पैटर्न को ध्यान में रख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि सवाल का लेवल क्या होगा और कौन कौन से सवाल आने वाले, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। सब कुछ समझ में आने लगता है कि कौन कौन से सवाल आने वाले हैं अगर पांचों सेट को आप बारीकी से देख लेते हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें 40 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन के एक मार्क्स दिए गए हैं और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए OMR शीट पर आपको सभी के सब क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स भरने हैं, किसी को खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि गलत हो जाने से कोई निगेटिव मार्किंग होनी नहीं, हमारा मार्क्स तो कटेगा नहीं। इसलिए हम बेधड़क जो नहीं आता उसको भी अंदाज से रंग देना है। OMR शीट में कैसे अपना रिस्पॉन्स अंकित करेंगे, अपना कैसे डिटेल भरेंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप इसी चैनल पर एक बार उसको देख सकते हैं, उससे मदद ले सकते हैं। देखिए, इसके जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं सभी के सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब कोई विकल्प नहीं दिया गया है, कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं दिया गया है कि ये नहीं बनाते हैं तो आप दूसरा बनाएं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो बिना समय बर्बाद किए हम आपको सवाल पर लिए चलते हैं। और इसमें पहला सवाल है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। तो टेढ़ी रेखा में गमन कभी नहीं करेगी प्रकाश की किरण, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और इसके लिए मैंने लिखा है कि प्रकाश की किरणें अपने पथ में पड़ने वाले अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाती है, अर्थात प्रकाश का गमन सीधी रेखा में होती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। दूसरा सवाल है, परावर्तन के नियम लागू होते। देखिए, यहाँ एक डाउट है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो परावर्तन के नियम परावर्तक पृष्ठ पर तो लागू होता है, लेकिन अगर परावर्तक पृष्ठ खुरदुरा हो, रफ हो, तो वहां परावर्तन के नियम लागू नहीं होते हैं। इसलिए सभी परावर्तक पृष्ठों पर आंसर नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि समतल दर्पण में भी होता है, अवतल और उत्तल दर्पण में भी होता है, इसलिए हम इसका आंसर देने को बाध्य हैं कि ये सभी परावर्तक पृष्ठों पर होता है। जबकि अगर परावर्तक पृष्ठ खुरदुरा हो तो यहाँ परावर्तन का नियम लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने लिख भी दिया है। वस्तुतः परावर्तन के नियम तब लागू नहीं होते हैं जब परावर्तन किसी रफ सरफेस से होता हो, परंतु यहाँ ABC तीनों में परावर्तन होता है, अतः ऑप्शन डी सही होगा। मैंने ये जो सबसे अप्रोप्रिएट लगा वो आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हमेशा हर एक सेट में ये कॉमन सवाल है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो F = R/2, तो इसका आंसर हो गया A। क्वेश्चन नंबर 4, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, तो 10 सेंटीमीटर। तो एकदम 2 सवाल कंसिक्यूटिवली, 2 सवाल जो है वो एक ही तरह के हैं और उसी टॉपिक से है। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? निश्चित C पर बनेगा। देखिए, मैंने बनाया हुआ है, ये प्रतिबिंब C पर बनेगा, तो C इसका आंसर हो गया A। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए अवतल दर्पण में वस्तु का दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। कहा कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में F तथा P के बीच रखा जाता है तब उसका आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी भी बनता है, तो इसका आंसर हुआ A और B दोनों, जो कि ऑप्शन C में है। बाह्य के वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण मतलब साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एकदम 100% आप इसको रट ही लीजिए, क्योंकि ये हर एक सेट में ये सवाल कॉमन है। तो उत्तल दर्पण का परास बहुत ज़्यादा होता है, रेंज, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है।
सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है वो सभी सूरज की किरणें जो पड़ती हैं उनको परावर्तित करके फोकस पे वो सेंटर करती है, जिसके कारण वहाँ का हीट बहुत बढ़ जाता है और हमारे जो कुकर है उसको बर्नर वहीं पे होता है, जिससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। तो इसका आंसर हुआ ए, इसका आंसर हुआ ए। ठीक है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, मतलब निगेटिव है। तो कहता है कि दर्पण और लेंस संभवतः दोनों अवतल होंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव, अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव। तो दोनों निगेटिव, अब चूंकि फोकस दूरी निगेटिव है इसलिए वो अवतल दर्पण भी है और अवतल लेंस भी है। किसी लेंस की क्षमता और उसके फोकस दूरी में तो उसकी क्षमता जो होती है 1/f होती है, तो P = 1/f, ए आंसर हुआ। लेंस का आवर्धन का व्यंजक V/U, तो m = V/U होता है। ये लेंस के आवर्धन का क्षमता हुआ, आवर्धन का व्यंजक हुआ, मतलब उसका एक्सप्रेशन हुआ। तो इसका आंसर हुआ डी। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है लगभग, मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका आंसर हुआ सी। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के द्वारा हमेशा, चूंकि नेत्र में जो लेंस है हमारा वो उत्तल लेंस है, जिसके द्वारा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा होता है, तो इसलिए वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमारे दिमाग में वो सेंसेस होते हैं, ऑर्गेन्स जो है वो उसको सीधा करके भेजता है हमारे दिमाग को मैसेज, इसलिए हम किसी भी चीज़ को सीधा देखते हैं, जबकि इमेज बनता है उल्टा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है, वह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 15, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो वो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पे किया जाता है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, इसलिए यहाँ आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 16, उपचयन, ये हमेशा डाउट क्रिएट करता है। उपचयन का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन होता है, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो पहला आंसर हुआ इसका ए। क्वेश्चन नंबर 17, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। X का नाम क्या है? देखिए, इसका दोनों आंसर हो सकता है। कैल्शियम क्लोराइड, मतलब चूना से हम लोग अपना घर पेंट करते हैं, तो चूना भी हो सकता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, क्योंकि चूना को जब पानी में डालते हैं तो स्लैग लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसका आंसर कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आंसर की में कौन सा आंसर दिया हुआ हो, दोनों की संभावनाएं बनती है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 18, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? तो धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। इसका आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 19, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? तो देखिए, आज के ज़माने में हाथ धोने का जो रिवाज है, तो हाथ धोया जा रहा है, तो भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए। मुझे ये सबसे अप्रोप्रिएट लगा, भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? तो OH- देता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो ये वाटर में डिजॉल्व होगा तो OH- देगा, तो OH- मतलब इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 21, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है? तो वो गैस होता है हाइड्रोजन गैस। देखिए, किसी भी अम्ल के साथ अगर धातु का अभिक्रिया होता है तो वो हाइड्रोजन गैस देता है, और ये इसका आंसर हुआ हाइड्रोजन ए। अब यहाँ सवाल है, क्लोर क्षार मतलब क्लोर अल्कली प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखिए, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तब एनोड पर क्लोरीन गैस मिलता है तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, तो क्लोरीन मिला और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, तो क्लोर अल्कली मेथड इसको कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का ये मेथड है। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका आंसर हो गया 22 का हो गया ए। 23 में, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्रकृति संक्षारक है। यह पदार्थ क्या होगा? तो वो क्षार होगा। जो बीटर हो, टेस्ट में छूने में थोड़ा चिकना लगे, वो क्षार होगा। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस पीक मान वाले वर्षा को, पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे? तो देखिए,
एसिड रेन का रेंज है पीएच 4 से 5, तो यहाँ 5 है, तो अप्रोप्रिएट आंसर वही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाया जाता है, तो गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सी है? तो पफ साउंड के साथ जलने वाला हाइड्रोजन गैस होता है, उसका टेस्ट भी है। नाइट्रोजन जलेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलेगा नहीं, ऑक्सीजन तो जलने में सहायता करता है, तो हाइड्रोजन गैस जलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन भी होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन भी होता है, तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा डी। मैंने इसमें टिक लगाना भूल गया हम, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाती है? तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में मतलब शुद्ध रक्त ले जाएगा, तो उसका आंसर होगा धमनी, आर्टरीज। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन सा मदद करता है? तो प्लेटलेट्स, और खून को जमाने में, उसका थक्का बनाने में प्लेटलेट्स का रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 30, पादप में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? तो ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, उसमें ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्वेश्चन नंबर 32, अमाशय की आंतरिक स्तर पर अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? तो श्लेष्मा के द्वारा होती है, श्लेष्मा। निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो गाय, जितने भी हार्बीवोरस होते हैं जो घास फूस खाते हैं, उनकी छोटी आंत सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी होती है, क्योंकि उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट कराना होता है, इसलिए इसका आंसर होगा गाय। बाकी सब जो है वो ऑम्निवोरस है, मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर तो कार्निवोरस है, इसलिए इसका आंसर हुआ सी। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो विखंडन, अमीबा जो है अपने आप अपना विखंडन करके जनन करता है। पर्तन, कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? तो कायिक प्रवर्धन की विधि है ये। निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा अंग के भाग है? तो अंडाशय, पादप के मादा अंग का भाग है अंडाशय। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, तो वो गोनोरिया होता है। कोरोना है नहीं, टाइफाइड है नहीं, कैंसर है नहीं, वो गोनोरिया है। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? वृषण में। तापीय विद्युत संयंत्र में उष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तापीय विद्युत थर्मल पावर स्टेशन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, गोबर गैस की अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जैव गैस के नाम से उसको जाना जाता है। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके उसके आंसर बता दिया है। इसका लाभ लेकिन तभी मिलेगा जब आप इसको देखेंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने हर एक मॉडल सेट से एक गूगल फॉर्म के थ्रू टेस्ट बनाया है मैंने, और एक टेस्ट ऑलरेडी चल भी रहा है जिसमें बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और अपने मार्क्स तुरंत उनको मिल जा रहा है। तो आप चाहें तो वो टेस्ट दे भी सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, गूगल फॉर्म वाला, टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो वहाँ आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और टेस्ट में सीधे इंटर कर जाना है, अपना डिटेल भरने के बाद क्वेश्चन का जवाब देना शुरू कर देना है। तो देखिए ये 5वां सेट जो है वो लास्ट सेट था जो JCERT के द्वारा जारी किया गया है। अब इसके बाद जो सेट मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा वो हम लोगों ने खुद से तैयार किया हुआ है वो सेट, वो अगर समय मिला तो उसका डिस्कशन होगा। अदरवाइज ये 5 सेट मोर देन सफिशिएंट है। आप इसके सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे तो मुझे लगता है 50% क्वेश्चन तो एकदम रिपीटेड है, हर एक सेट में वो कॉमन है क्वेश्चन। आप उसको आसानी से कर सकते हैं, याद कर लीजिए, इतने ही सवाल बनते ही हैं, इससे ज़्यादा सवाल आएगा कहाँ से। तो आपका एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस, बढ़िया मार्क्स आने वाला है अगर इन 5 के 5 सेट आपने कंप्लीट कर लिया है तो। चलिए इस बात को यहीं समाप्त करते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो, इस तरह के जो वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सही समय पे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको मिला, इससे कुछ फ़ायदा मिला, तो प्लीज़ लाइक देना ना भूलें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें।
चलिए अगले वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ किसी अगले सेट में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।